हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज के दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ हम करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा अनाउंसमेंट आज आप लोगों के लिए होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के बीच में ही आज आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेकिन आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। जो जूनेटिक डिसीज होती हैं बेसिकली वो एनिमल से, इंसेक्ट से ह्यूमन में आती हैं और ह्यूमन में वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम जूनेटिक डिसीजेस कहते हैं और इनके बारे में, इनके प्रिवेंशन के बारे में बताने के लिए 6 जुलाई को हम वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब 6 जुलाई ही क्यों, 7 जुलाई क्यों नहीं? क्योंकि 6 जुलाई को ही पहला वैक्सीन तैयार किया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, लुईस पाश्चर के द्वारा 6 जुलाई 1885 को पहला वैक्सीन तैयार हुआ था रेबीज के लिए। और रेबीज जो वायरस है वो एक जूनेटिक डिसीज है क्योंकि वो भी तो एक एनिमल के जरिए इंसानों में आता है। जो जूनोसिस वर्ड है बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें मीनिंग है जून मतलब होता है एनिमल एंड नोसिस मतलब होता है सिकनेस। तो 6 जुलाई को हम वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अबाउट सीए रफ्तार। जैसा कि मैंने कहा था कि जनवरी से लेके जून मंथ तक मतलब 6 मंथ की हेडलाइंस, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी मंथ वाइज और टॉपिक वाइज, मतलब अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस एंड टेक एटसेट्रा, सबको सेग्रीगेट करते हुए आप लोगों के लिए सीए रफ्तार तैयार किया है। लगभग 100 पेजेस की ये बुकलेट है जिसमें पूरे मंथ के आपको हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और परचम के एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते दामों में है, बहुत ही कम रेट पे है। आप इसे वहां से देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ओके है, तो यही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आइए अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के नाम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से पीडीएफ को ले सकते हैं। मैं बात करने वाली हूँ SAFF चैंपियनशिप के बारे में। तो SAFF चैंपियनशिप 2023 को होस्ट किसने किया था? ऑब्वियसली भारत इसका होस्ट नेशन था और होस्ट होने के साथ साथ SAF चैंपियनशिप को जीतने वाली कंट्री भी भारत बन गई है और ये भारत का 9th नंबर का टाइटल है। 9th नंबर का टाइटल, और इंडिया ने डिफीट किया है गेस्ट कंट्री को। बेसिकली SAFF में इस बार 2 गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, लेबनान एंड कुवैत। तो कुवैत को डिफीट किया है भारत ने और SAFF चैंपियनशिप को जीत लिया है और ये भारत का 9th नंबर का, 9वें नंबर का टाइटल है। तो सबसे ज्यादा विनिंग टीम जो बन गई है इस इतिहास में तो वो भारत की टीम बन गई है। ओके, सो इंडिया बीट कुवैत टू लिफ्ट SAFF चैंपियनशिप टाइटल फॉर द 9th टाइम। 9वें नंबर की इसकी ट्रॉफी है, 9वीं बार जीत रहा है। कुछ समय पहले फीफा की रैंकिंग भी आई थी और फीफा की रैंकिंग में मैंने बताया था भारत की जो रैंकिंग है वो 100th नंबर पे है। अब ये जो ट्रॉफी खेली गई थी, जो चैंपियनशिप हुई थी, ये श्री कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में खेली गई थी। अगर मैं SAFF के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं, इसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। पहली चैंपियनशिप, पहले बार जो टूर्नामेंट खेला गया था वो 1993 में पाकिस्तान में, लाहौर में खेला गया था और जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था और पहली बार इस ट्रॉफी को वहां पर जीता था। ये जो टूर्नामेंट है वो हर 2 साल में होता है और जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस साल 2 गेस्ट कंट्रीज भी इन्वाइटेड थी, कुवैत एंड लेबनान, एंड कुवैत को डिफीट किया है भारत ने और 9th नंबर पे 9वीं टाइटल इसने अचीव कर लिया है SAFF चैंपियनशिप में। अब चैंपियनशिप हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अवार्ड्स होंगे, उन अवार्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अवार्ड है फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है नेपाल की फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट है बेस्ट गोलकीपर। बेस्ट गोलकीपर का टाइटल दिया है अनुसुर रहमान जीको को। हाईएस्ट गोल स्कोरर सुनील छेत्री हैं और वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी सुनील छेत्री को ही दिया गया है। रनर अप कौन रहा है? तो कुवैत की फुटबॉल टीम जो है वो रनर अप रही है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है। अजीत अगरकर
इन्हें इंडिया मेंस चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। जो हमारी इंडिया की सीनियर मेंस टीम होती है उसमें किन व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए एक पूरी सिलेक्टर कमेटी बनी जाती है। उस कमेटी के हेड कौन है? अजीत अगरकर को बनाया गया है। तो सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्टर कमेटी अपॉइंट्स अजीत अगरकर एज अ चेयरमैन। अजीत अगरकर जो है वो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने 26 टेस्ट मैचेस, 191 ओडीआईज एंड 4 टी20 मैचेस को भी खेला है। ओके, अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड तो आपको पता चल चुके हैं कि अजीत अगरकर है। इसके अलावा इस कमेटी में और कौन है, मतलब सिलेक्टर कमेटी में कौन कौन है? तो शिव सुंदर दास है, सुब्रतो बैनर्जी, सलील अंकोला एंड श्रीधरन सारनाथ भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल यहाँ पर दिया गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल अगर मेंस कैटेगरी में देखते हैं तो किसे दिया गया है? तो लालिनन जुहुला चंगेते को ये टाइटल दिया गया है। वहीं अगर हम सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया है मनीषा कल्याण को। आइए हम थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। तो ललिया नाजुआला चंगाते और मनीषा कल्याण, इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस एंड वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है फॉर 2022-23 के लिए। अब यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉलर हैं जिनका नाम क्या है? लालियाना जुआला, ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं और इन्हें मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। वहीं मनीषा कल्याण जो है वो पंजाब से बिलोंग करती हैं और दूसरी बार इन्हें वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है आकाश मिश्रा को। वहीं वीमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है सीलजी शाहजी, जो कि केरला की एक फुटबॉलर है। नेक्स्ट है मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है फॉर्मर इंडियन प्लेयर क्लिफोर्ड मिरांडा को और प्रिया पार्थी को यहाँ पे वीमेंस कोच ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। अभी प्रेजेंट में ये अंडर 17 जो वीमेंस टीम है उसकी हेड कोच भी हैं। और AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं और इनका नाम है यूकी भांबरी। यूकी भांबरी जो है बेसिकली इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना पहला ATP डबल टाइटल जीता है स्पेन में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है डबल टाइटल, मतलब 2 लोगों की एक टीम होगी तभी तो ये डबल टाइटल हुआ। तो इनकी टीम में मतलब इनके जो पार्टनर थे वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे जिनका नाम है लियोर्ड हैरिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंडियन टेनिस प्लेयर है यूकी भांबरी। इन्होंने फर्स्ट ATP डबल टाइटल जीता है स्पेन में और इनके जो पार्टनर थे वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर लियोर्ड हैरिस थे। और ये जो टूर्नामेंट होता है आप देख सकते हैं ग्रास कोर्ट में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद 58 नंबर पे ATP जो रैंकिंग होती है डबल टेनिस रैंकिंग, उसमें 58 नंबर पे पहुंच गए हैं यूकी भांबरी। वहीं लियोर्ड हैरिस जो है वो किस नंबर पे है? 31 नंबर पे सिंगल में ये है। ATP का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बिल्कुल भी ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट नहीं होता है। ATP का मतलब यहाँ पर होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और अभी प्रेजेंट में ATP के जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मर टेनिस प्लेयर इटली के एंड्रिया गाउडेंजी हैं। अब यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि यूकी भांबरी जो है ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को जीता है। तो इसलिए ये व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा किस स्पोर्ट से हैं, तो टेनिस खेलते हैं। ओके, अगली प्लेयर हैं उमा छेत्री जो है ये पहली वीमेन क्रिकेटर बन गई है फ्रॉम द आसाम स्टेट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिन्हें इंडियन वीमेन्स टीम में शामिल किया गया है। तो भारतीय टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली क्रिकेटर बन गई हैं उमा छेत्री। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि उमा छेत्री किस स्टेट से है, तो आसाम से है और किस स्पोर्ट से है, तो क्रिकेटर है। ओके, चलिए अगले पर्सन जो है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, नेटो के चीफ है। इनका टेन्योर फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इज स्टे एज नेटो चीफ फॉर अनदर ईयर। 1 और साल के लिए नेटो संगठन जो है उसके चीफ रहेंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये 2014 से जब रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया का हिस्सा था वो छीना है तब से नेटो के चीफ हैं। अब इनका जो टेन्योर है वो फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ये कहाँ के, नॉर्वे के।
ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि 31 नंबर का जो मेंबर है नेटो का वो कौन बन गया है, फिनलैंड बन गया है। हालांकि स्वीडन ने भी एप्लीकेशन दी थी, बट टर्की और हंगरी ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया। नेटो जो संगठन है इसका फॉर्मेशन 1949 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इजिप्ट एंड टर्की के बारे में। आप देख सकते हैं ये इजिप्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये टर्की है। टर्की जो है वो आपका एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक देश है। इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से, पिछले 10 सालों से कुछ डिप्लोमेटिक टाई हुए नहीं थे। दोनों एक मतलब कह सकते हैं कि वॉर की कंडीशन में थे। दोनों की जो बातें थी वो मैच नहीं हो रही थी, इसलिए पिछले 10 ईयर से दोनों ने एक दूसरे की कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स को हायर किया ही नहीं, एम्बेसडर्स को भेजा ही नहीं। अब यहाँ पे फाइनली ये जो क्लैशेस हैं वो सॉल्व हुए हैं और दोनों अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से स्ट्रेंथ अप करना चाहते हैं। इसलिए दोनों ने एक दूसरे की कंट्रीज में अपने एम्बेसडर को भेजने का फैसला लिया है, अपने दूतों को भेजने का फैसला लिया है। तो इजिप्ट एंड टर्की अपॉइंट्स एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। पिछले 10 साल के बाद अब ये पहली बार अपॉइंटमेंट हो रहा है। मतलब 2013 से कोई भी एम्बेसडर दोनों लोगों ने एक दूसरे की कंट्री में नहीं भेजा है। Egypt and Turkey have appointed ambassador to each other's capital for the first time in a decade to restore normal diplomatic relation। यहाँ पे इजिप्ट के जो एम्बेसडर हैं जो कि अंकारा जाएंगे टर्की की कैपिटल, तो किससे भेजा जा रहा है? अमर इल हैमामी को भेजा जा रहा है। वहीं टर्की ने नॉमिनेट किया है सलील मुतलुशैन को, ये एम्बेसडर बनेंगे कायरो के। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम NCST के नाम से जानते हैं। NCST का मतलब क्या हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो चेयरमैन थे वो थे हर्ष चौहान, और इनके टेन्योर को खत्म होने में अभी 8 मंथ बाकी था, 8 महीने का समय बाकी था। लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर खत्म होने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया, स्टेप डाउन कर दिया। कुछ न्यूज़पेपर कहती हैं कि इनकी तबीयत खराब थी इसलिए इन्होंने स्टेप डाउन किया। कुछ लोगों का कहना है कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो नया बिल पास किया है उसके रिगार्डिंग इन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो भी रीजन था, इस्तीफा तो दे दिया। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। सो NCST चेयरमैन हर्ष चौहान रिजाइन 8 मंथ बिफोर एंड ऑफ द टर्म। 8 महीने बचे हुए थे इनके टेन्योर को कंप्लीट होने के लिए, उसके पहले इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके अगर वाइस चेयरमैन के बारे में बात करें तो वाइस चेयरमैन की जो पोजीशन है ना वो बहुत लंबे समय से खाली है। 2019 से ये पोजीशन खाली है। वाइस चेयरमैन थी अनुसुईया उइके, और फिर 2019 में इन्हें गवर्नर बना दिया गया था छत्तीसगढ़ का, और अभी प्रेजेंट डे में अनुसुईया उइके जो है वो गवर्नर है मणिपुर की। तो तब से ही ये पोजीशन जो वाइस चेयरमैन की है वो खाली है। अगर मैं NCST के बारे में बात करूं तो पहले हुआ क्या करता था, जो नेशनल कमीशन मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और शेड्यूल्ड कास्ट है उन दोनों के लिए एक ही कमीशन हुआ करता था। लेकिन आगे चल के हमने क्या किया, 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 89 नंबर का संविधान संशोधन हमने किया, और उसके बाद ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2004 में। तो 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और हमने NCST को सेटअप किया। मतलब हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो NCST जो है वो आपको आर्टिकल 338A में मिल जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2003 में हुआ, और ये बॉडी कब बनाई गई? 2004 में बनाई गई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। 2003 में 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 2004 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया, और आर्टिकल 338A में आपको देखने को मिल जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 और मेंबर्स होते हैं, और इन सभी लोगों को अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का करते हैं। तो चेयरमैन ने जो अपना इस्तीफा दिया होगा, रेजिग्नेशन दिया होगा, वो भी प्रेसिडेंट को ही दिया होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ने ही की है। ठीक है, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर है, लेकिन एक मेंबर यहाँ पर वीमेन का होना, महिला का होना अनिवार्य होता है। ये जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और दूसरे जो मेंबर होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का, मतलब 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चेयरमैन, तो चेयरमैन की वही रैंकिंग होती है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग होती है। वाइस चेयरमैन की रैंकिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होती है, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनकी रैंकिंग सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सचिव या सेक्रेटरी होते हैं उनके बराबर इनकी रैंकिंग होती है।
ठीक है, कोई भी मेंबर जो है वो एलिजिबल नहीं होता है अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स के लिए। 2 साल से मतलब 2 टर्म से ज़्यादा ये अपॉइंट नहीं हो सकते। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द NCST। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अभी जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है बेसिकली ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर काम करता है और अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर पे कोऑर्डिनेट करने की काम ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर करता है। तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के जो हेड बना दिए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को बनाया गया है। इन्होंने डॉक्टर राजेश पंत को, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये 3rd नंबर के हेड बने हैं नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के। ही इज इंडियाज 3rd साइबर सिक्योरिटी चीफ। पहले जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत को इन्होंने रिप्लेस किया है और सबसे पहले जो चीफ थे वो गुलशन राय थे। तो गुलशन राय पहले बने, 2nd नंबर पे राजेश पंत बने और 3rd नंबर पे MU नायर बन गए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हमको 2 बातें सीखनी है। पहली बात ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पहली मीटिंग होगी ऑन द थ्रेट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी साइबर सिक्योरिटी को, कंट्रीज़ को क्या थ्रेट है, उसकी पहली मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करने वाला है 18 जुलाई को। मीटिंग कब होगी? 18 जुलाई को ये मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये बात लिखी है, UN काउंसिल टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन पोटेंशियल थ्रेट ऑफ AI टू ग्लोबल पीस। ओके, कब होगी? 18 जुलाई को होगी। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? UK, यूनाइटेड किंगडम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा और यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जाएगा अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर। ये अनाउंसमेंट UK के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, डैम बारबरा वुडवर्ड के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, एडवाइजरी बोर्ड एक्सपर्टीज़ हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवेयरनेस है और उसके फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे शामिल होंगे। और इस मीटिंग में शायद ये भी डिस्कशन किया जाएगा, जैसे कि इन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके थ्रेट से बचने के लिए प्रोटोकॉल बनाने, रूल्स बनाने के लिए एक अलग से कमिटी या अलग से ग्रुप भी बनाया जा सकता है। ये बात भी यहाँ पे की जाएगी। क्रिएशन ऑफ UN एजेंसी और AI, तो यहाँ पे हो सकता है एक अलग से एजेंसी बना दी जाए फॉर AI के लिए। इसके अलावा UK ने एक और बात कही है, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, UK भी परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यह रहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में UK के अलावा और कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, UK के अलावा और कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, ये बात आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्लियर है? तो आइए हम बात करेंगे। तो UK जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, इसने प्रपोजल दिया है कि ये जो दायरा है, मतलब परमानेंट मेंबर की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज करनी चाहिए और भारत को भी शामिल करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। UK कॉल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और कुछ अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्च द भारत 6G अलायंस। यहाँ पर देखिएगा, भारत अब कोशिश कर रहा है कि वो 5G से चला जाए 6G में। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2030 तक भारत में 6G आएगा, ऐसा अश्विनी वैष्णव का कहना है। इसलिए यहाँ पे 15 मेंबर का एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है भारत 6G अलायंस। और ये अलायंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है, जो कि किस तरीके से इस वायरलेस टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना है, किस तरीके से इनोवेशन ड्राइव रन करनी है, किस तरीके से इसे पायलट बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है, और सभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, जिससे एक डिस्कशन, अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो सके। और एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, भारत 6G अलायंस, एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो भारत 6G अलायंस को लॉन्च कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के बारे में। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये इंडेक्स IEP मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 को रिलीज किया जाता है और लगातार 5वीं बार, 5th टाइम लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपने देखा है हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें देखा मैंने अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, उन्होंने कहा जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको अफगानिस्तान में क्लोज कर दो। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और अभी तक रीजन भी नहीं दिया कि क्यों क्लोज करना है। उन्होंने कहा कि बस क्लोज कर दो और तालिबान ने कह दिया मतलब क्लोज करना है तो क्लोज करना है। तो यहाँ पे लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? अफगानिस्तान है। ओके, आइए हम बात करेंगे। अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 5th consecutive ईयर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। यहाँ पे 2023 रिपोर्ट रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहाँ पे यमन, सीरिया, रशिया, साउथ सुडान, ये सभी भी लीस्ट यहाँ पे पीसफुल कंट्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग 123 नंबर पे है आउट ऑफ 163 कंट्री। सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है? तो सबसे पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड के बाद है डेनमार्क, आयरलैंड। रिसेंटली कुछ इंडेक्स पब्लिश हुए हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ था जिसमें भारत ने 40वें स्थान पर था, 40th रैंक पे भारत था और डेनमार्क ने टॉप किया था। वहीं ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में वियना फर्स्ट नंबर पे था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127 नंबर पे था और आइसलैंड ने टॉप किया था। तो यहाँ पे 2022 की जगह 2023 कर लेंगे, मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगी। नेक्स्ट है, एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय द वर्ल्ड बैंक एंड WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में वो डबल हुआ है 2005 से 2022 के बीच में। ठीक है, आइए पूरी रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एंड WTO रिपोर्ट, इंडिया हैज डबल्ड इट्स शेयर ऑफ अ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज देने के मामले में, अलग अलग कंट्रीज में सर्विसेज देने के मामले में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 4.4% इन 2022 फ्रॉम 2% इन 2005। मतलब आप देख सकते हैं कि डबल हो गया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट डबल चाइना का भी हुआ है। चाइना 2005 में 3% पे था, 2022 में 5.4% पे हो गया। ये रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेड एंड सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और टर्की ये लोग डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और 10% शेयर इनका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेन पेशेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री जैसे कि USA, UK और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो यहाँ से लोग मतलब पेशेंट जो हैं वो भारत आते हैं क्योंकि भारत का जो इलाज है, हॉस्पिटल का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है। ओके, ये बात भी WTO ने कही है। अब यहाँ पे ये जो QS रैंकिंग है इसके बारे में मैंने बताया था लेकिन एक पॉइंट छूट गया था, इसलिए हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ओके, तो 45 इंडियन इंस्टीट्यूट को यहाँ पे फीचर किया गया है QS रैंकिंग में और ये 20th एडिशन है QS रैंकिंग का, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टॉप किया है किसने? भारत में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, एशिया लेवल पे देखते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भारत में तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फर्स्ट नंबर पे है, ग्लोबल लेवल पे 233 नंबर पे है। वहीं मैंने आपको बताया था कि IIT बॉम्बे इस साल टॉप पर है पब्लिक इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। Last year, Chandigarh University became the youngest university to feature the top 200 QS Asia University ranking 2023. अब इस रिपोर्ट के बारे में मैं कल डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा था ये रिपोर्ट छूट गई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरा एंड फाउना डेटाबेस। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है फ्लोरा एंड फाउना डेटाबेस। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारे नए नए एनिमल की स्पीसीज है एंड प्लांट की स्पीसीज है उनके डेटाबेस को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस डेटाबेस में हमें बताया गया है कि 664 एनिमल स्पीसीज को फाउना डेटाबेस में शामिल किया गया है, वहीं 339 प्लांट की स्पीसीज को फ्लोरा डेटाबेस में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि फ्लोरा एंड फाउना डेटाबेस को किसने रिलीज किया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज किया है।
फाउना में कितना डेटाबेस इंक्लूड किया गया है, तो 664 एनिमल स्पीसीज को शामिल किया गया है। वहीं फ्लोरा कैटेगरी में 339 प्लांट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब ये जो फाउना डिस्कवरीज हैं, इसको कंपाइल किसने किया, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कंपाइल किया है, जिसका टाइटल है एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2023। रिलीज भले ही यूनियन मिनिस्टर ने किया है, लेकिन कंपाइलेशन थोड़ी ना वो करेंगे। कंपाइलेशन किसने किया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोरा डेटाबेस के बारे में, तो फ्लोरा डेटाबेस को कंपाइल करने का काम बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। तो फाउना के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहीं फ्लोरा के लिए है आपका बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 664 एनिमल स्पीसीज फाउना डेटाबेस में इंक्लूड की गई हैं, जिनमें से 467 स्पीसीज नई है, ठीक है, न्यू स्पीसीज है, और 197 नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे शामिल किए गए, जिनको पहली बार भारत में देखा गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में देखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल डिस्कवरी हुई है, उसमें 21% कहाँ पे नई डिस्कवरी हुई है, वेस्टर्न हिमालय के रीजन में हुई है। वहीं 16% जो नई डिस्कवरी हुई है, चाहे वो फ्लोरा की हो या फिर फाउना की हो, वो वेस्टर्न घाट के एरिया में हुई है। प्लांट डिस्कवरीज में बताया गया है कि 125 जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, एक आपका जिम्नोस्पर्म है, 5 आपके टेरिडोफाइटा है, 19 आपके ब्राइटोफाइटा है, 55 लाइकेन्स है, 99 फंजाए हैं, 27 एल्गीज है और 9 माइक्रोब्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। ये डेटा नहीं पढ़ना है, वो तो मैं से बता रही हूँ कि इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में जो है वो फाउना कैटेगरी को फ्लोरा डेटाबेस को तैयार किया गया है। अब लेकिन एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, एक नई ऑर्किड स्पीसी हमको मिली है, जो कि पहली बार भारत में डिस्कवर की गई है। इसके पहले इसका रिकॉर्ड चाइना एंड म्यांमार में था, पहली बार भारत में इसको डिस्कवर किया गया है इंडिया में। कहाँ पर, ज़ेफू माउंटेन रेंज, कोहिमा, नागालैंड में, ठीक है ना। ये ऑर्किड स्पीसीज का नाम क्या है, कैलेंथे लेमेलोसा इसका नाम है। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में, कुछ पर्सन्स के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं अदिति तटकरे। ये पहली वीमेन बन गई हैं जिन्हें एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है। जब से एकनाथ शिंदे की नई गवर्नमेंट बनी है, तो पहली बार किसी महिला मिनिस्टर को यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने एससीओ की मीटिंग के बारे में बताया था, और एससीओ की मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया है, और यहाँ पे फाइनली इस मीटिंग में फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है कि एज अ 9th नंबर का मेंबर ईरान होगा। ईरान हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि एससीओ का मेंबर ईरान है, बिल्कुल है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब हो चुकी है, तो ये ऑफिशियल अब हो गया है कि ईरान जो है वो एससीओ का मेंबर है, 9th नंबर का। अब इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टअप 20 के बारे में बताया था। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम में हो रही थी, 2 दिन का इवेंट था। अब भारत ने इसे हैंड ओवर कर दिया है, टॉर्च को हैंड ओवर कर दिया ब्राज़ील को, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो G20 को नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा। तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव, जो कि प्रेसिडेंट थे स्टार्टअप 20 के, उन्होंने ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया टॉर्च टू ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो चेयर करेगा G20 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं 2 विजिट के बारे में, हमारी कंट्री में कौन कौन से गेस्ट आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 5 मेंबर का एक ट्रेनिंग डेलीगेट आया है लेबनीज आर्म फोर्स का। तो यहाँ पे 5 ऑफिसर आए हैं, लेबनीज मतलब लेबनान से हैं, लेबनान की आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, भारत में आए हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, और ये विजिट करेंगे सदर्न नेवल कमांड को और इंडियन नेवल एकेडमी को, और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं ब्रिगेडियर जनरल हुसैन बज्जी, ठीक है। वहीं वियतनाम के जस्टिस मिनिस्टर, जैसे कि हमारे कंट्री में लॉ मिनिस्टर होते हैं, आपको पता है अर्जुन राम मेघवाल अभी लॉ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे ही जस्टिस मिनिस्टर हैं वियतनाम के ले थांग लोंग, ये भी विजिट पे आए हुए हैं भारत, ओके। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अपनी रिपोर्ट बनाई है, और इन्होंने कहा है कि 1901 के बाद जून का जो महीना था, अभी गया जो है जून का जो मंथ था, सबसे वार्मेस्ट था। इंडिया एक्सपीरियंस इट्स वार्मेस्ट जून सिंस 1901, ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अक्षर रिवर क्रूज को किस रिवर फ्रंट पे लॉन्च किया है बाय द अमित शाह। आंसर हो जाएगा साबरमती रिवर फ्रंट। नेक्स्ट है 34 ट्रांजेक्शनल बैंकिंग हब किस बैंक ने लॉन्च किए हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है 23rd समिट ऑफ एससीओ किसने ऑर्गेनाइज किया, चेयरमैनशिप किसके हाथों में थी, तो इंडिया के हाथों में थी। नए चेयरमैन और एमडी मतलब सीएमडी कोल इंडिया के कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं पीएम प्रसाद।
हु इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू मेक इट्स टू द इंडियन वीमेंस टीम? तो आंसर है उमा छेत्री, ऑप्शन बी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की पोस्ट से चेयरमैन की पोस्ट किसने रिजाइन कर दिया है? तो हर्ष चौहान ने रिजाइन किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये आज का हमारा सेशन था करेंट अफेयर्स का। एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को, अगर आप सीए रफ्तार को देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने पूछा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, उनके नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।